दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश भी है। लेकिन फैक्ट्स पर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि हमारे देश की औसत उम्र भले ही कम हो, लेकिन हमारे देश के सांसदों की औसत आयु 57 साल यानी 57 इयर्स है। सरकारी नौकरी से रिटायर होने की उम्र से जरा सी ही कम। वैसे ये फैक्ट्स 2019 में चुनी गई लोकसभा के हैं, यानी हम एक ऐसे नौजवान देश हैं जहां राजनीति ज्यादातर उम्रदराज लोगों के ही हाथ में रही है। लेकिन राजनीति में युवा कम है, पर कमतर नहीं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कई नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो राजनीति के मध्य में हैं। एक नाम हमारे साथ इस वक्त है। लोगों की पढ़ाई जहां जाकर विराम लेती है, यानी कि वॉटन स्कूल, वहां से लौटकर इस नाम ने अपनी राजनीति को उड़ान दी। एमबीए के बाद राजनीति, जिसके मास्टर ब्लास्टर बने सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, टोंक से विधायक और छत्तीसगढ़ के प्रभारी। हमारे साथ हैं सचिन पायलट। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सचिन, मैं शुरुआत करूंगी आपकी ही कही गई कुछ लाइन से। एक शेर है जो आपने कुछ वक्त पहले किसी से कहा था, वो उसको मैं रिपीट करूंगी। उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। आपने अपना एक मुकाम सचिन पायलट हासिल किया है, फिर भी सचिन पायलट को आसमान कम क्यों पड़ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपकी रिसर्च टीम बहुत बढ़िया है। आपने जो मैंने कहा उसको ढूंढ ढांड के आपने प्रस्तुत किया। मैंने एक सवाल मुझसे पूछा गया था राजनीति के संदर्भ में, और उस समय चुनावों की गर्माहट शुरू हो गई थी और बहुत से लोग बहुत सी बातें बोल रहे थे। तो मुझे लगा कि बजाय इसके कि मैं कुछ कठोर या कड़वे शब्दों का प्रयोग करूं, मैंने बड़े सरल तरीके से ये 2 लाइन बोली थी, और इसका ये मतलब था कि हर इंसान को अपने में विश्वास रखना चाहिए, और परिस्थिति कैसी भी हो, चैलेंज कैसा भी हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने अंदर की ताकत को लेकर और अपने कमिटमेंट को लेकर, तो देर से ही दूर से ही लेकिन आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। और हम इस युवा कॉन्क्लेव में हैं। ऑडियंस जो एक युवा ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, टीवी के दर्शक, वो भी आपको सुन रहे हैं। तो सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, डेप्यूटी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, एमबीए ग्रेजुएट, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन, आपकी लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। और कुछ जोड़ना बाकी है अभी इसमें? नहीं, आप देखिए इतना सारा कुछ आपने पढ़ के सुनाया। आपका कहीं ये इरादा तो नहीं है कि आपको लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, बहुत कुछ कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, आप मोटिवेट करेंगे हमारे ऑडियंस को और हमारे दर्शकों को भी सचिन। तो जो बात मैंने शुरुआत में की थी कि हम नौजवान देश हैं और 26-27 साल हमारी औसत उम्र है हमारे देश की, लेकिन जो हमारे नेता हैं उनकी जो औसत उम्र है या फिर सांसदों की जो औसत उम्र है वो प्रपोर्शनेट बिल्कुल नहीं है। तो आप जैसे कुछ चुनिंदा नामों को छोड़ दें तो ये प्रपोर्शन गड़बड़ा जाता है। तो मेरे पास एक आंकड़ा है 2019 में चुनावों के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार जो उतारे थे, जिनकी उम्र 46 से 75 के उम्र के बीच में थी, वो उम्मीदवार सांसद बनकर पहुंचे। लेकिन जो 25 से 45 साल के उम्मीदवार थे दोनों ही पार्टियों के, वो चुनाव नहीं जीत पाए या सांसद नहीं बन पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस देश की चुनावी हकीकत है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब चुनावी रण में उतरना होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। और कोई दल या कोई नेता कितना भी चाहे कि मैं अच्छे शिक्षित, नौजवान, समझदार, कर्मठ, ईमानदार लोगों को उतारूं, लेकिन क्या हम लोग मतलब हम मतदाता, क्या हम उन उम्मीदवारों के साथ न्याय करते हैं? क्योंकि जो आंकड़ा आप बता रहे हैं कि कम उम्र के लोग कम जीतते हैं और जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वो ज़्यादा जीतते हैं। तो राजनीतिक दल वही करेंगे जो जनता का आदेश होगा। जनता अगर नौजवानों को जिताने में
परहेज करती है या कंजूसी करती है तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप उनको टिकट देना कम कर देंगे या मौके देना कम कर देंगे। बहरहाल हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है। और विनेबिलिटी का निर्णय कौन करता है? हम तो उम्मीदवार दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक को चुनाव जिताना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इतने बड़े देश में बदलाव आते आते समय लगता है। इस देश में आधे मतदाता, आधी जनसंख्या महिलाओं की है, लेकिन महिलाएं जब उनको चुनाव लड़ाते हैं तो वो जीतती नहीं है या कम औसत में जीतती हैं। तो प्रोपोर्शनेट जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है हमारी पार्लियामेंट में बहुत कम है, तभी हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है आरक्षण देने की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुस्तान में अनेकों चुनाव आते हैं, ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के, विधानसभा के, कॉरपोरेशन के, सांसद के। अब जो लैंडस्केप है वो शिफ्ट कर रहा है। आज से 20, 25, 30 साल पहले बहुत कम लोगों को ये लगता था कि वो लीडरशिप रोल्स को अच्छी तरह उसका निर्वहन कर सकते हैं या उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि जो छात्र राजनीति में लोग हैं, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हैं, वो बहुत आसानी से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और वो कामयाब भी हो रहे हैं। देखो, चुनाव जीत जाना सिर्फ अंत नहीं है, चुनाव जीतना शुरुआत है। चुनाव जीतने के बाद आप अपने काम से, अपनी वाणी से, अपने कार्यकुशलता से, अपने हार्डवर्क से लोगों का मन जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं। क्या आप दोबारा चुनाव जीते हैं? और सिकता जी, एक बार चुनाव जीतना तो आसान है, चैलेंज होता है सेकंड टाइम चुनाव जीतना। बिल्कुल। और अगर एक यंग व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको मालूम है कि कई बार मुझे चुनाव लड़ना है, तो उसके स्टेक्स ज़्यादा होते हैं, उसका कमिटमेंट ज़्यादा होता है, उसका हार्ड वर्क, मेहनत करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए यंग लोगों का प्लेटफॉर्म अगर हम देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, उन पर विश्वास रखेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में समाज को, देश को हर तरह से ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। और ये बात सिर्फ मैं हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के हर मुल्क में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ यंग लोगों को आप अगर कुछ आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो चैरिटी नहीं है, कोई एहसान नहीं है, सिर्फ एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड, एक अपॉर्चुनिटी और एक उनको मोटिवेशन हम देते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये बात सिर्फ राजनीतिक सीमित नहीं है, ये हर चीज़ में लागू है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आर्ट्स वर्ल्ड में, पत्रकारिता में। लेकिन बदलाव आ रहा है। आजकल आप देखिए जो ग्लोबल टॉप कंपनीज हैं, उनके जो सीईओज हैं, जो एमडीज हैं, उनकी औसत उम्र क्या है? जो बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, बहुत सारे, अब खेलों में देखिए आप, अगर यंग टैलेंट को हम नर्चर नहीं करेंगे, तो अगर हम हर क्षेत्र में यंग टैलेंट को नर्चर करने की बात करते हैं तो राजनीति सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। देश की दिशा तय करने का जो प्लेटफॉर्म राजनीति में है और कहीं नहीं हो सकता। तो हम सबका सामूहिक एक एफर्ट होना चाहिए कि यंग लोगों को हम मोटिवेट करें और उनको सिर्फ आप खुद एक उदाहरण रहे। आपने शुरुआत अब बहुत कम उम्र में राजनीति की दुनिया में की, लेकिन उस तरह का मोटिवेशन बाकी यंगस्टर्स में, बाकी युवा में दिखाई क्यों नहीं देता है? उसका मुझे खामियाजा उठाना पड़ा है। जो आपने मुझे लंबी फरिश्त सुनाई है ना, आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लोग सोचते हैं भाई इतना कुछ कर लिया, अब औरों को मौका मिलना चाहिए। एंड मैं बताता हूँ, मैंने अपने जीवन में क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ये मौका मिल गया था, मैं 26 साल की उम्र में संसद पहुंच गया। अब मैं जब सांसद बन गया और मैंने काम करना शुरू किया अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपनी पार्टी में, तो मैं हर जगह कोशिश करी कि मैं अपने एक्सपीरियंस का उसको शेयर लोगों से करूं, कहाँ मुझे सफलता मिली, कहाँ मैं असफल रहा। और कोई यंग लड़का लड़की अगर राजनीति में आना चाहता है तो उसको हैंड होल्ड करके उसको प्रोत्साहन देना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर कम उम्र में मुझे मौका मिला है और मैं औरों का रास्ता रोकूंगा तो मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ। और हमारे प्रोफेशन में अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जो जिस पद पे पहुंच जाता है फिर वो चिपक के बैठ जाता है और वो किसी को आने नहीं आगे देता है। ये एक पॉलिटिक्स की एक कमी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर व्यक्ति को अपने अंदर कॉन्फिडेंस है और वो असुरक्षित नहीं है तो यंग लोगों को वो आने का मौका देना चाहिए। मैंने हर जगह कोशिश की है, मेरी पार्टी में, राजस्थान में, देश में, यंग लोगों को आप मौका दीजिए। उनको आप अगर आप आधे मन से नहीं पूरे मन से मौका देंगे तो वो शाइन करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे, वो डिलीवर करेंगे। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। पर सचिन, इस वक्त की आज की राजनीतिक दुनिया की एक हकीकत ये भी है कि जब एक युवा महिला उम्मीदवार को बीजेपी हिमाचल के मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से उतारती है, तो कंगना रनौत की हम बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर एक अलग ही डिस्कोर्स, चर्चा, बातें होने लगी हैं।
जाहिर तौर पर अगर इस तरह की बातें होंगी तो कैसे युवा जुड़ेंगे, क्योंकि उनको हकीकत समझ में आएगी राजनीति के स्तर की। और मैं ये आपकी पार्टी की तरफ से ही, आपकी बिल्कुल, पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से ही मैं सामने आया बड़ा ये स्पष्ट बयान। करना चाहता हूँ कि राजनीति में किसी के प्रति किसी भी व्यक्ति, नेता, दल को अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। लेकिन जहाँ तक आप जिस वाक्य की बात कर रही हैं, उसका स्पष्टीकरण हमारी पार्टी ने दिया है। कैसे वो आया, कैसे वो कंट्रोवर्सी बन गई, उसका पूरा सफाई उसकी हम प्रवक्ता दे चुके हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पॉलिटिकल चैलेंज नहीं मिलेगा। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मेरी उम्र कम थी, इसका लिहाज थोड़ा ना किया जो बीजेपी का प्रत्याशी था। वो तो पूरी ताकत से चुनाव लड़े थे, बल्कि कहा अनुभव नहीं है, फला फला के बैकग्राउंड के आते हैं, इनको क्या। तो राजनीति में अटैक भी पूरा होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैटिंग करने पहुंच गए, ओपनिंग बैट्समैन हैं, आपकी उम्र 18 साल की है, तो यहाँ जो फास्ट बॉलर आ रहा है वो थोड़ा आपको लूज बॉल डालेगा क्योंकि आपकी उम्र कम है। टेस्ट मैच होता है, राजनीति होती है। तो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर विरोध होगा, हालांकि मैंने शुरू में कहा अशोभनीय, अनपार्लियामेंट्री और अनडिग्निफाइड कमेंट्स बोलने की कोई स्पेस राजनीति में नहीं होनी चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक पॉलिटिकल अटैक तो होंगे, तो उसका सामना करने का जिगरा भी हमको रखना पड़ेगा। पर सचिन, पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं आया। हालांकि आपकी प्रवक्ता ने कहा कैसे ये बाहर आया वो उसकी जांच कर रही हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो हमारी प्रवक्ता ही है भाई, वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। पर वो तो खुद उनको अक्यूज किया जा रहा है कि आपके ट्विटर हैंडल से कैसे आया। कि मैंने नहीं, मेरे हैंडल से डाला है, किसी और ने डाला है, उसने डिलीट कर दिया, उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन है इस देश में, इतना बड़ा हमारा हिंदुस्तान का राज्य है और ये लोकतंत्र का पर्व होता है आम चुनाव, इतने बड़े इलेक्शन में जब देश की तकदीर हमको तय करनी है तो हम लोगों को मुद्दे भी चुनने चाहिए। और अगर इशू बेस्ड राजनीति करनी है तो जो जनता को छूने वाले इश्यूज हैं, जो पब्लिक को टच करते हैं, जिनको रोजमर्रा जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, उन इश्यूज को हम रेखांकित करें, उनको हाईलाइट करें, तो एक हेल्दी डिस्कोर्स बनेगा। पर आप लोगों ने तो बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया विमेन डिग्निटी को लेकर। कौन मुद्दा दे रहा है? वो तो मुद्दा लेने में तैयार बैठे रहते हैं। हमने कहा भाई, आप डिस्कशन करो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, देश में जो हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशंस को हम लोग देखते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जाता है। देश में बहुत सारे 10 साल में जो लगातार सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा करनी चाहिए, परफॉर्मेंस पे चर्चा करनी चाहिए, 2 करोड़ रोजगार मिले कि नहीं मिले इस पर चर्चा करनी चाहिए, काला धन वापस आया कि नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए, गैस का सिलेंडर चुनाव से पहले कम क्यों किया, 1200 का बिक रहा था। ये इश्यूज हैं जो आम आदमी के इश्यूज हैं। रोजगार की बात, आज शिक्षित बेरोजगारों की जो संख्या है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है। सिंस इंडिपेंडेंस इतनी अनएम्प्लॉयमेंट देश में कभी नहीं रही। और कहा गया था कि हम फार्मर्स की इनकम दुगनी कर देंगे। ये तो है मतलब पब्लिक को छूने वाले इश्यूज। और अगर ऑपोजिशन का काम क्रिटिसाइज करना नहीं है, ऑपोजिशन का काम सवाल पूछना नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करना नहीं है, तो फिर विपक्ष का काम ही क्या है फिर? और राजनीति में, डेमोक्रेसी में जितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी विपक्ष की भी होती है। लेकिन विपक्ष को आप काम ना करने दें, उनके खाते सीज कर दें, उन पर सारी एजेंसीज का पूरा आक्रमण हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप होने ना दें, इंस्टीट्यूशंस को आप अंडरमाइन करेंगे, तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। इसको भी जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन आप समझ कर भी मेरे सवाल का सीधा जवाब दे नहीं रहे सचिन। लेकिन आपका व्यक्तित्व का जो पर्सनालिटी की एक फॉर्म, आप बताइए ना क्या सवाल जवाब देता हूं। मैं कहीं पार्टी की तरफ से एक तरह का बयान आना चाहिए था कि महिलाओं की डिग्निटी के लिए वो कितनी संजीदा है। और इस किसी के खिलाफ किसी ने कोई नेगेटिव मंशा के साथ काम नहीं किया। अगर किसी का कोई सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट डाल दिया, उसको उन्होंने हटाया है और बोला कि हमने नहीं डाला है, फिर भी एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही। मैं तो खुद कह रहा हूं, सिर्फ एक व्यक्ति, किसी के प्रति भी, किसी दल को, किसी नेता को, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि आप किसी के खिलाफ एक नेगेटिव, नकारात्मक या इस प्रकार की बातें कहें या मीडिया में यूज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी का एक फॉर्मूला है जिसका जिक्र आपने भी किया था, आपके मुंह से सुना मैंने कि आपके मुंह में शक्कर होता है और सर पर बर्फ। तो अगर ये फॉर्मूला आप अपने पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को समझा दे तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बहुत कम हो जाएंगी ना। क्या गलत कहा भाई? पॉलिटिक्स में इतना कभी आपको लोग इंस्टिगेट करते हैं, कभी कभी अपने लोग बहुत चढ़ा देते हैं और सब तरह की बातें आपको सुननी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है। तो मैंने जो कहा गलत नहीं कहा कि भाई राजनीति में बड़ा कूल आदमी को रह के काम करना चाहिए। तो सर पे बर्फ और मुंह में शक्कर, मतलब अच्छी तो वही बात तो आप अपने प्रवक्ताओं को भी समझाइए ना सचिन, ताकि इस तरह की मुश्किलें गुस्से में कुछ मुंह से निकल जाए तो पार्टी मुश्किल में आती है। प्रवक्ता का काम क्या है?
अगर हम विपक्ष में हैं और हमें लगता है कि कुछ अहित हो रहा है, कुछ गलत काम हो रहा है, तो उसको हम डिफेंड नहीं करेंगे, उसको हम अगर पब्लिक डोमेन में लेकर नहीं आएंगे तो वो भी गलत है। लेकिन हाँ, भाषा विनम्र होनी चाहिए, अशोभनीय नहीं होनी चाहिए, और आक्रमण भी अगर हम किसी पे करते हैं तो पॉलिटिकल होना चाहिए, सैद्धांतिक होना चाहिए, इशू बेस्ड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी पर्सनल, एंड आई हैव ऑलवेज एडवोकेटेड वन मस्ट नॉट ट्राई एंड डू कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ एनीबॉडी, बिकॉज ये एक अच्छा उदाहरण पब्लिक में नहीं जाता अगर हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट करते हैं, पर्सनल बात बोलते हैं। हमें पॉलिटिक्स ऑलवेज शुड रिमेन इशू बेस्ड। तो पॉलिटिकल पंडित्स जो है वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को उन नामों को मैदान में उतारना चाहिए जो एक तरह से एक पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलें जो इस वक्त यहाँ चल रही है, जिनमें आपका भी नाम है कि आपको भी मैदान में उतरना चाहिए। क्यों नहीं उतर रहे मैदान में, कि या फिर आगे ये नाम आ सकता है? आपको मालूम है चुनावी मैदान में हम सचिन पायलट को इस बार क्यों नहीं देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? मैदान में बैटिंग करके जितने रन मैं बनाता हूँ मेरी पार्टी के लिए, शायद और भी लोग नहीं बना पाते होंगे, लेकिन मैदान में उतरकर किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी निभानी है। आज मुझे जिम्मेदारी दी है एक महासचिव के रूप में एक स्टेट को संभालने की, छत्तीसगढ़ को, और किसको चुनाव लड़ना है, किसको स्ट्रैटेजी बनानी है, किसको कैंपेन करना है, किसको संगठन में काम करना है, किसको सरकार में काम करना है, इसका अलग अलग समय पर निर्णय होता है। 2004 में मैं संसद में था, फिर मैं विधानसभा में था, फिर मैं उससे पहले केंद्र मंत्री रहा, फिर मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव लड़े, मैंने 4-5 चुनाव लड़ चुका हूँ। आज मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मैं निर्वहन उसका कर रहा हूँ। और जिन जिन लोगों को पार्टी ने चुनाव में उतारा है, बहुत सोच समझ के जिताऊ उम्मीदवारों को उतारा है, और ऐसा नहीं है कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो उनकी जिम्मेदारी तय नहीं है, उनको डिलीवर करना पड़ेगा। जिस राज्य से मैं आता हूँ, जिस राज्य का मैं प्रभारी हूँ, वहाँ की परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर तो है। और ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है जब भाषण सुनते हैं कि हम 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार। अगर सारा पार हो ही गया तो चुनाव ही क्यों करा रहे हो फिर? आप उतरते तो और ज्यादा चैलेंज होता ना, तो राजस्थान में कम से कम। हम तो चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, लेकिन जनता को पता होना चाहिए कि आज की जो राजनीति हो रही है उसमें कहीं ना कहीं घमंड और अहंकार की महक आ रही है। उसमें वो विनम्रता खत्म हो गई, और 10 साल से वो भाषण और विज्ञापन और अखबार और व्हाट्सएप और टीवी और होर्डिंग और वो लगातार जो हो रहा है, और धरातल पे जो हो रहा है वो अलग है। आज जो खाई बन गई है अमीर और गरीब की, गांव और शहर की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो आर्थिक नीतियां हैं उसके लिए वो सोली रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि आज जो हो रहा है वो मैं नहीं समझता हूँ कि अधिकांश लोग उससे संतुष्ट होंगे। जी, यहाँ पर बैठी ऑडियंस जो हमारी यंग ऑडियंस है वो तमाम सवालों के साथ तैयार है। जब तक माइक पहुँचता है, एक छोटा सा सवाल, अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों को लेकर इतना सस्पेंस क्यों है? पर्दा कब उठने वाला है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ दिखाई देने वाले हैं? राहुल गांधी जी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाए हैं दोबारा वायनाड से, जहाँ से वो सांसद हैं, और बाकी जो शेष सीटें हैं, चाहे वो यूपी की हैं, चाहे वो बाकी राज्यों की हैं, उसकी जैसे चरण में चुनाव हो रहे हैं वैसे वैसे उसकी घोषणाएं कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए। और एक बात बताना चाहता हूं आपको, जो एनडीए था वाजपेयी जी के ज़माने का, वो एनडीए तो ध्वस्त हो चुका था। जब इंडिया अलायंस बना, और इंडिया अलायंस के जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वोट शेयर हैं, अगर आप उसको जोड़ लेंगे तो 2019 में 65% जो वोट पड़ा था वो इंडिया अलायंस पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को पड़ा था। मतलब जो 100 लोग वोट डालने गए, सिर्फ 35 लोगों ने भाजपा को समर्थन किया, 65 लोगों ने उनका विरोध किया। तो जब इंडिया अलायंस बन गया तब बीजेपी ने कहा कि अब कैसे कैसे दोबारा इंडिया को जिंदा करते हैं। तो फिर तोड़ फोड़, लोगों को लेना, कांग्रेस को, लोगों को अपने पास लाना। अगर इतना कॉन्फिडेंट बीजेपी है जितना आप सब लोग आप कहती हैं, तो फिर विपक्ष के लोगों को लेने की जरूरत ही क्या है? तो इसलिए ये बड़ा रोचक चुनाव होने वाला है। और जैसे 2004 में चुनाव हुआ था, जब सोचते थे कि वाजपेयी जी का इंडिया शाइनिंग का नारा चलेगा और दोबारा सरकार बनेगी, ठीक उल्टा हुआ था। 24 में वही होगा जो 2004 में हुआ था, और इंडिया अलायंस की जो पार्टनरशिप है वो कामयाब होगी। तो अमेठी रायबरेली में इस वक्त होमवर्क हो रहा है विनेबिलिटी को लेकर? अरे भाई, वो हमेशा कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट्स नहीं है। हम लोग इस बार लास्ट टाइम नहीं जीते, उससे पहले जीतते आए, सन 52 से जीत रहे हैं चुनाव, फिर जीतेंगे चुनाव। तभी सस्पेंस है अभी इस top leadership in putting the right leaders in right constituencies, or is there any some external reason going on behind that back-to-back losses, especially in Rajasthan? देखिए, राजस्थान में 2019 में चुनाव हुए थे। उस समय आप सभी जानते हैं देश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ था। हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, तो वहाँ पे जो 2019 में जो एक
एक एनवायरनमेंट बन गया था, उसके चलते एक अलग परिस्थिति बन गई थी और हम लोग चुनाव में से एक भी सीट जीत नहीं पाए थे, डिस्पाइट कि हमारी सरकार 18 बन गई थी। लेकिन 24 में आज माहौल अलग है। अब 10 साल की रिपोर्ट कार्ड लोग देख रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, बदलाव मांग रहे हैं और एक अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि राजस्थान सहित जो बाकी राज्य हैं, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, यहाँ पर हम लोग पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। और इंडिया अलायंस में अलग अलग दलों की अपनी अहमियत है, लेकिन कांग्रेस क्योंकि एक लार्जेस्ट पार्टी है पैन इंडिया, भाजपा को चुनौती कांग्रेस पार्टी दे सकती है नेशनल लेवल, इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है और हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे इस बार इन सब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर। जी, अगला सवाल जी पूछे। Hello, sir. Hi, everyone. I'm Toshu Divakar from AAFT. Firstly, sir, it's pleasure having you here. My question is, since this entire conclave is targeting the youth, so the very prominent, I would say, the prominent trend of today's era is to be someone who you are not, to be someone like you want to follow someone, you want to be someone else but not you. So you have achieved a lot at a very young age. So what would you like to say to all those people? Because I think today's youth, it is not happy. It is somewhere, depressed just because they are not being someone, they are not being who they are. So how would you like to address this? First of all, thank you very much for your comments. Second of all, I am not that young anymore. I am 20 years more than the average Indian age today. And I realize that. That's why even someone like me, I'm 46, but I still believe that even at my age, I have to start thinking ahead of how do I create space for the next generation. If I don't do that, then I'm not doing justice to those who gave me the opportunity. आप समझ रहे हैं? अगर मैं आज अपनी अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, तो जिन्होंने मुझे मौका दिया था, मैं उनके साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ. And time waits for no one. And I think हम लोग, आप जब यंग लोग हैं, आप मेरे से बहुत छोटे उम्र में, बट द अमाउंट ऑफ टैलेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस, देखिए 70-80 के दशक में जो लोग साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स थे, लोग कहते थे कोई नासा में काम कर रहा है, कोई अमेरिका में जाके बड़ा रिसर्च कर रहा है, उनके बड़े नाम हो जाते थे. बट इंडियंस हु वर वर्किंग अक्रॉस द वर्ल्ड made names for themselves in research and science and so on and so forth. But what was lacking was the confidence. What was lacking was the art of making presentation, of being competing with the best in the world. Today, our generation, your generation of young people in India are second to none. I think what has really transformed last 10, 15, 20 years is that the young people today have the talent, the confidence of being good public speakers, of taking on any competition from around the world, Tokyo, London, America, जहाँ के young लोगों को बुला लो, you guys are better than them in fact. तो इसलिए one has to believe in themselves. You don't have to follow anyone. देखिए, I don't agree with this कि आप एक उसको follow करेंगे, वो मेरा idol, ऐसा नहीं है. हर प्रोफेशन में कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोगों को किसी की कोई बात अच्छी होती है, और हर इंसान में गुण भी है, अवगुण भी है. It depends on you, what your heart tells you, who you should emulate and try and follow those principles and footsteps. But ultimately, you have to be true to yourself. All of us are different people. We all have different things to offer. You have to recognize who you are, believe in yourself and follow your dreams. देखो, ultimately इंसान को जीवन में खुश रहना पड़ता है. खुश रहने के लिए आप वो करो जिसमें आपका मन लगता है. आप जबरदस्ती राजनीति करो, पत्रकारिता करो, अकाउंटेंट बनो, डॉक्टर, लॉयर बनो, आपका मन ही नहीं है. And why is someone successful? Because he or she enjoys what they do. If you don't like what you do, you will be average. You will be above average, but you will not excel. To excel, you have to say that this is my calling. I'm on this earth for this reason. और फिर पूरी ताकत के साथ लग जाओ काम में. आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी. That's my belief, and I've seen this in my own life also. भले ही आप माने ना माने, लेकिन आप राजनीति की दुनिया के यूथ आइकन हैं. भले ही आप देश की औसत उम्र से आप ज्यादा अपने आप को मान रहे हैं और उम्र दराज मान रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है जी, मैं 35 साल की उम्र में पेंशनर बन गया था. मैं 35 साल की उम्र में मुझे पेंशन मिलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं उस टाइम मंत्री नहीं रहा था, सांसद नहीं रहा था. तो आप जो कह रहे हैं ना बहुत जल्दी सब कुछ चालू हो गया, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. क्योंकि 35 साल में अगर आप पेंशन लेना शुरू कर रहे हैं, दैट मीन्स
you've done your bit. हमने अपने दर्शकों से ट्विटर पर भी आपके लिए सचिन सवाल मंगवाए थे, तो बहुत सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं, तो कुछ मैं यहाँ से पूछ लेती हूँ। शुभ जोशी हैं, वो पूछ रहे हैं कि एज अ यंग लीडर हाउ डू यू परसीव द रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप? I think it's inevitable. The role and how this country will shape itself in policy making, in politics, in societal influences, young people have a predominant space already. It'll only get more and more, I think, larger, the role that they play. But I think young people also have to understand that mere self-fulfillment of professional qualification कि मेरे को अपने लिए करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है या मुझे कुछ prove करना है, as one gets older in life, from college to postgraduate to first job, second job, you understand that there is a lot more to life than pure self-satisfaction. That's very important. कोई अगर पॉलिटिकल लीडर बनना चाहता है एज अ प्रोफेशनल, उसके लिए क्या जरूरी ह्यूमन ट्रेट्स होने चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए? बहुत सोच समझ के जाना चाहिए, बिकॉज राजनीति क्या है, बड़ा एक अनरिलायबल प्रोफेशन है। क्योंकि जैसे आप किसी प्रोफेशन में काम करेंगे तो आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, आपके परफॉर्मेंस पे उसको जज किया जाएगा एंड यू विल बी डिमोटेड प्रमोटेड अकॉर्डिंग टू हाउ यू परफॉर्म मोस्टली। राजनीति में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, आपने सब कुछ कर दिया, फिर भी देयर आर इन्फ्लुएंसेस लार्जर देन यू। सो वन हैज टू बी रेडी टू फेस द फैक्ट दैट देयर आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल एंड यू हैव टू लर्न टू रोल विद द पंचेस। एंड समय कभी एक साथ रहता ही नहीं है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल इन गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन एंड today's opposition is tomorrow's government. So one has to work with that positivity. Therefore, अगर आपको राजनीति करनी है, then you have to really believe that this is what you're here for, and आपको जिस आइडियोलॉजी में आपका बिलीफ है, किसी में भी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, जिस आइडियोलॉजी में आपको मैक्सिमम कंफर्ट लगता है, उसमें फिर जी जान से लग जाना चाहिए। बट डोंट एक्सपेक्ट क्विक रिटर्न्स। राजनीति में घुस कर आपको लगे कि मैं बस सफलता की सब सीढ़ी आज ही लांग लूंगा, ऐसा बड़ा। पर मुझे आपका फॉर्मूला बहुत सही लगा, मुंह में शक्कर सर पर बर्फ, ये फॉर्मूला हर किसी को हर फील्ड में अपना चाहिए। एक आखिरी सवाल, फिर हम ये वाइंड अप करेंगे सेशन। जी, Good evening, sir. My name is Mukund Beriwal. I'm from Modern School, Barakhamba Road. I'm in class 12. So the India Alliance still hasn't announced their prime ministerial candidate for the 2024 Lok Sabha elections. Sir, don't you think that will act as a disadvantage in the elections? And do you think that that should be done as soon as possible? Okay. नहीं, I think तैयारी है इनकी, it's a देखिए good 12th क्लास के। question, जी, but you must understand also that I'll take you back 20 years. 2004 में हम लोगों ने कभी अनाउंस नहीं किया था हमारा पीएम फेस, क्योंकि ये इलेक्शन जो है, इट इज़ नॉट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इट्स नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, इट्स अ इलेक्शन फॉट बाय पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन अ मैनिफेस्टो और आइडियोलॉजी। जनता जो चुन के भेजती है उस दल को, फिर दल नेता इलेक्ट करता है। अब जो इनकम्बेंट है वो हो सकता है पीएम फेस हो, जैसे मनमोहन सिंह हमारे पीएम 2009 में थे, ही बिकेम ऑटोमेटिक द पीएम फेस। विपक्ष ने निर्णय लिया है कि हम बहुत सारे दल हैं, सब बराबर के सम्मानित नेता हैं, हम किसी को ऊपर नीचे नहीं करेंगे, पहले हम चुनाव लड़ते हैं, एकजुटता दिखाते हैं, वंस वी गेट पीपल्स मैंडेट देन वील सिट एंड डिसाइड किसको क्या पद चाहिए। और पद के लिए कोई झगड़ा नहीं कर रहा है। इंडिया अलायंस में जो लोग हैं वो अपने अपने राज्यों में जो एनडीए की पार्टी से उनको हराकर जीतना चाहते हैं, जीतने के बाद आम सहमति से जिसको भी पद मिलना है मिल जाएगा। जी, और इस सेशन को अब वाइंड अप करने का वक्त आ गया है। वक्त इतना ही था, बहुत सारे सवाल हैं, मैं जानती हूँ। आप सचिन पायलट से उनके ट्विटर हैंडल से जुड़ सकते हैं। सचिन, ये सवाल पूछ सकते हैं आप हाँ, प्लीज एनी टाइम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। आप ट्वीट कर भी सचिन से अपने जवाब मांग सकते हैं। वक्त इतना ही था, लेकिन इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले मुझे पता है आप बहुत सपोर्टिंग हैं, इसलिए आपके लिए मैंने एक रैपिड फायर तैयार किया है। 2 ऑप्शंस, उसमें से आपको एक चूज करना है। इजी है। यस नो करना है क्या? नहीं, उसमें जो मैं 2 ऑप्शन दूंगी उसमें से आपको एक जवाब देना। आई हैव द राइट टू से पास, हाँ, ये आप याद रखना। चलिए शुरू करते हैं सचिन पायलट के साथ रैपिड फायर। भारत या इंडिया? सॉरी, भारत या इंडिया? भारत। दिल्ली या जयपुर? जयपुर। फिटनेस के लिए पदयात्रा या जिम में वर्कआउट करना? दोनों कर सकते हैं। दाल बाटी चूरमा या राजमा चावल? दाल बाटी। दाल बाटी। राजमा चावल भी आपका फेवरेट है? नहीं है, सेकंड फेवरेट। ओके। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। हिंदी फिल्म्स या हॉलीवुड फिल्म्स? हिंदी फिल्म्स। कुर्ता पजामा या डेनिम शर्ट? दिल्ली यूनिवर्सिटी या वॉटन स्कूल?
टफ। जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अनुभव था उसका कोई सानी नहीं है, एंड जो मैंने वहाँ जाके देखा सीखा, दैट हैज एडेड अ लॉट टू माय लाइफ, सो आई डिफिकल्ट टू चूज। डिफिकल्ट टू चूज, रीडिंग या म्यूजिक? म्यूजिक। कौन सा गाना पसंद है, ये तो फेवरेट? सवाल में है नहीं, आपकी पूछ रहे मैं हैं। ऐसे पूछ लिया चलिए आखिरी, राम राम सा या प्रणाम? राम राम सा। बहुत शुक्रिया सचिन पायलट वक्त Thank you. निकालने के लिए और एनडीटीवी के Thank इस you. कॉन्क्लेव से जुड़ने के लिए। आप वो यूथ आइकन हैं जो राजनीति में प्रेरित करते हैं और एक तरह से युवाओं को एक ऑप्शन के तौर पर भी ये दिखाई देता है जब आप जैसे नेताओं को, पॉलिटिकल लीडर्स को ये युवा एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन के तौर पर देखते हैं। शुक्रिया सचिन पायलट, थैंक यू।